ज़्यादा शोषित वर्ग किसान ही थे, चाहे उन पर बेकार कर हो, बहुत उन पे 84 तरीके के कर थे। अगर हम कहें आज आपसे कि मुझे चूड़ी खरीदनी है और मैं अपनी मेट से बोलूँ कि आप मुझे पैसे दें, तो वो नहीं देगी, आप मतलब हंसेंगे इस बात पे। लेकिन बेगू में, भीलवाड़ा में, बिजौलिया में, राजस्थान में ऐसे कई तरीके के कर थे कि वहाँ के जमींदार की बीवी को अगर चूड़ा लेना होता था तो किसानों से चूड़ा कर लिया जाता था। अगर उनके बेटे को घोड़ा लेना होता था तो वहाँ के किसानों से घोड़ा कर लिया जाता था। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आया कि जब उनकी बेटियों के शादी पे भी कर लगा दिया गया। अगर किसान को अपनी बेटी का विवाह करना है तो उनको 5 रुपए करके देने होंगे, जो कि मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी राशि थी। 5 रुपए में तो पूरी शादी हो जाती थी, जहां उनसे कर मांगा जाता था। बैठ बेकार भी उनसे कराया जाता था, मतलब उनको जमींदारों को तभी भी जरूरत हो वो उठा के ले जाते थे किसानों को, उनसे काम कराते थे और उन्हें श्रम भी नहीं देते थे। मतलब हर तरीके के कर उनसे लेना है, चूड़ी लेनी है तो, शादी करनी है तो उनसे बिना श्रम दिए ही उनसे सारा काम कराना। और एक था लाल कुंता कर, मतलब आपकी फसल खड़ी नहीं होती थी, उससे पहले तो जमींदार और राजा के लोग आकर, सिपाही आकर देख जाते थे कि कितनी फसल खड़ी है और उस बिहाफ पे वो आपका कर डिसाइड कर देते थे कि इतना % आपको देना है। उसके बाद आंधी आए, तूफान आए या बाढ़ आए या सूखा पड़ जाए, उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं था। फसल चाहे ठीक रहे या खराब हो जाए, अगर आपको उतना % कर देना है तो वो देना है, आप कैसे भी दीजिए। कुल मिलाकर हर तरीके से जो किसान थे उनको दबा दिया गया था। खरगड़ी, कवरजी का घोड़ा, हाथी लगा, हल लाग, पावन पावरा, गर्ज कर, चूड़ा कर, चावरी कर, तलवार बंदी कर। जमींदार का बेटा जब पहली बार तलवार उसको दी जाती थी और उसको नाम दिया जाता था, उसमें भी किसानों से कर लिया जाता था, जो कि कोई मतलब राइट नहीं बनता है। अगर हम कहेंगे जो वर्ग ऑलरेडी शोषित था और जिस पर हमारे भारत की उस टाइम पर 70 to 80% हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो उसी पर डिपेंड करती थी, कृषि पर ही हम डिपेंड करते थे। हमारी जो डेवलपमेंट थी वो सब कुछ कृषि पर ही थे और किसान ही हमारी रीढ़ की हड्डी थे, और उसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल तोड़ दिया गया उस पर कर लाद कर, इतना कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए या फिर उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया। तो बिजौलिया का आंदोलन हुआ इसी के बिहाफ पे। फिर उसके बाद में बेगू का आंदोलन हुआ, जहां पर वहां के जो थानेदार थे उन्होंने वहां पे गोली चला दी वहां के जमींदार के कहने पर, जिसमें कि 2 हमारे किसान नेता थे जो शहीद हो गए। 500 से 700 किसानों को बंदी बना लिए गए, जिसको गांधी जी ने हमारे जलियांवाला बाग की भी संख्या दी है अपनी हरिजन पत्रिका में। उसके अलावा देवीलाल गुर्जर जी हैं और जो कृपा जी थे वो उसमें शहीद हो गए थे। महाराणा फतेह सिंह और अनूप सिंह जी के कहने पर वो गोली चलाई गई थी। लगभग कम से कम 2 सदियों तक हमारा ये किसान आंदोलन चला था, जिसमें वैसे तो इसका पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी हम जितना कर सकते हैं, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ पर सबसे ज्यादा आंदोलन हुई थे नील की खेती के लिए। जो आंदोलन हुआ था चंपारण, इस किसान आंदोलनों से ही हमें महात्मा गांधी जी मिले, जो उनके नेता बनकर उभर कर हमारे सामने आए। बिजौलिया के आंदोलन में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, वहां की जो स्त्रियां थी, किसानों की पत्नियां थी, उन्होंने ही उनको सरदार की उपाधि, उन्हीं की वजह से हमें इतने बड़े बड़े महान नेता मिले। यहाँ तक कि जो भगत सिंह हैं वो भी एक किसान फैमिली से ही बिलोंग करते थे। किसान सरदार सिंह जी उनके पिताजी थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन थे वो सारे किसानों से ही स्टार्ट हुए थे। उनपे जो शोषण हो रहा था उसी के बिहाफ पे ये सारे आंदोलन स्टार्ट हुए थे। लेकिन हम अगर हिस्ट्री में पढ़े तो ज्यादातर हमें जो आंदोलन मिलेंगे वो मराठा आंदोलन, राजपूत आंदोलन या अदर उसमें मिलेंगे। कहीं पर भी आपको एक स्पेसिफिक ये नहीं मिलेगा कि इनकी जड़ें कहाँ है, रूट्स कहाँ है, जो कि किसानों और मजदूर वर्ग जो सबसे ज्यादा शोषित थे उनसे शुरू हुआ था। तो मैं बेसिकली उसी पे रिसर्च करना चाहती हूँ, जो भारत को एक स्वतंत्रता आंदोलन के एक रूप में जिसने जोड़ा वो किसान ही थे। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम पूछें किसी से भी कि आप क्या करते हो, तो वो बोलेंगे मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ। कभी तो बोलेगा मैं हिंदू किसान हूँ या मैं सिख किसान हूँ।
तो वो एक रूपता में पूरे भारत को जोड़ा था उन्होंने, और उन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। जो असहयोग आंदोलन बाद में गांधी जी ने चलाया, उससे पहले वो किसानों ने चलाया था। वो अनाज के बदले अपनी जरूरत का सामान लेते थे, और उन्होंने अंग्रेजी या मुगल जो पैसे थे उनका असहयोग कर दिया था कि नहीं, हम अपनी जरूरत का सामान गांव में आपस में अनाज के बदले ले दे के करेंगे। यहाँ तक कि हरियाणा में आज भी हमारे दिवाली और एकादशी पे एक रिवाज है, एज ए संस्कृति हमने उसको अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ दिल्ली की। तो वहाँ पे एकादशी पे सारे लड़के इकट्ठे होते हैं, वो घर घर गेहूं मांगते हैं, और उसको इकट्ठा करके वो जाके दुकान पे उस गेहूं के बदले मूंगफली और रेवड़ी लेते हैं आज भी। तो इस तरीके से हमने आज भी अपनी धरोहर को संभाल के रखा है। बट हमारी गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता के बाद इतना डेवलप किया कि जो जमींदारी प्रथा थी, जो इन पर कर लगे हुए थे किसानों पर, उसको हटा दिया गया है। और अब हमारे किसानों ने बहुत ज्यादा डेवलप किया है। हमारी 20% जीडीपी इंडिया की उसी पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि चाहे कपड़े पहन रहे हैं, जूट, कॉटन, सब कुछ हमारी कृषि पर ही निर्भर करता है, किसानों पर ही निर्भर करता है। 40% हमारी जो आबादी है वो कृषि पर भी निर्भर करती है। तो हमें इसको आगे और बढ़ाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने स्कूल कॉलेजेस में कुछ पीरियड्स या सेमिनार ऐसे रखने चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों को अपनी रूट से जोड़ें और उनको एग्रीकल्चर से जोड़ें, उनको खेती की कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो भी हम उन्हें सिखाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हमारी हर चीज, चाहे हमारे कॉस्मेटिक देख लीजिए आप, एलोवेरा से ही हमारी जितनी वो है बनती है, क्रीम्स बनती है, बहुत सारी चीजें। अगर मैं कहूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मुझे फिनिश करना होगा, वरना मेरे पास बहुत कुछ था बोलने के लिए। बट थैंक यू।